मिट्टी से जुड़े हम हर रिश्ता निभाते हैं, हम गर्व से अपना किस्सा सुनाते हैं, कर्म करते हैं बिना रुके क्योंकि जिस देश के हैं उससे वफादारी निभाते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं आपके साथ दिव्या अनेजा और हार्दिक स्वागत है आप सभी का पंचायत शक्ति अवार्ड 2020 में, जिसे आयोजित किया है द एन फैक्टर मीडिया कंपनी ने। और खास बात तो ये है कि द एन फैक्टर मीडिया कंपनी की तरफ से और आपके सहयोग की वजह से आज ये दूसरा सफल पंचायत शक्ति अवार्ड होने जा रहा है। अच्छा, सुना था कि जितना पंचायती राज मजबूत होगा उतना राज्यों का और देश का विकास होगा, और आज आप सभी के प्रयासों की वजह से पंचायती राज को मजबूती मिली है, हर राज्य को एक नई दिशा नजर आई है। चलिए बात सबसे पहले उनकी करते हैं जिन्होंने ना सिर्फ सोचा बल्कि करने का जज्बा दिखाया, द एन फैक्टर मीडिया कंपनी, जिनका मानना है कि पंचायतों से राज्यों का निर्माण और राज्यों से राष्ट्र का निर्माण होता है। इतना ही नहीं, कर गुजरने का जज्बा उनमें कुछ इस कदर रहा कि कठिन होने के बाद भी कदम आगे बढ़ते गए। शुरुआत 2018 से हुई पत्रकारिता के क्षेत्र से। एक लंबे अरसे तक काम करने के बाद, एक मुकाम हासिल करने के बाद एक सोच और सामने आई कि आओ अब गांव चलें, और तब द एन फैक्टर मीडिया कंपनी का आगाज हुआ, क्योंकि हम सभी की जड़ें गांव से जुड़ी हैं। चलिए ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस मंच पर उस शख्सियत को जितनी उनकी शख्सियत मजबूत है वो खुद भी इतनी मजबूत है। ना ही सिर्फ मेरी यहाँ पर मौजूद या फिर और भी कई ऐसी महिलाएं रही हैं जिनकी जिंदगी को उन्होंने प्रेरणा दी है। मैं बात कर रही हूँ द एन फैक्टर कंपनी की फाउंडर एंड डायरेक्टर नवजोत सिद्धू जी की। मैम प्लीज आप मंच पर आए हमारे साथ और जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। गुड इवनिंग एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एन फैक्टर के बिहाफ पे। मैं नवजोत सिद्धू आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेहद खुशी है मुझे कि ये पंचायत शक्ति अवार्ड सेकंड हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इस सब के लिए आप सभी का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा है, क्योंकि मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी आज हमारी शाम के चीफ गेस्ट हैं। जल्दी वो भी हमारे बीच होंगे, लेकिन उससे पहले हमारी चर्चा का विषय एवोल्यूशन ऑफ पंचायत, उसकी हम शुरुआत करेंगे। दिव्या, काइंडली मेरे पैनलिस्ट को आप इनवाइट करें। तो सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी प्रदीप अहलावत जी को, जो कि झज्जर से हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि मंच जो है अब भरने जा रहा है। यहाँ से आप सभी को एक मोटिवेशन मिलेगी, तो तालियां नहीं रुकनी चाहिए। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मंच पे शेर सिंह चौहान जी का। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। एक सैटिस्फाइड कार्यकाल मानता हूँ। बहुत काम जो मैं अपने इस कार्यकाल को एक सैटिस्फाइड कार्यकाल मानता हूँ। बहुत काम जो आज तक कभी हुए नहीं थे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक जिला पार्षद इतने काम करा सकता है, वो सारे काम हमने पूरे किए हैं। हमने सबसे पहले एक अपने खाप के लिए कम्युनिटी सेंटर का सोचा, जो पुरानी बुजुर्गों की बनाई हुई जो चौपाल थी वो भीड़ जगह में बाजार में हो गई थी। उसके बाद बुजुर्ग सम्मान स्थल हमने बनाया। जिला परिषद में अभी काम होना बहुत बाकी है। जितने भी काम हो रहे हैं वो सदन के लेवल पे हो रहे हैं। एक जिला परिषद का सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उस संस्था को बिल्कुल साल में एक बार मीटिंग होनी है, उसकी 2 बार होनी है, वहां तक सीमित कर दिया है। अगर उनको भी कुछ इंडिपेंडेंस दी जाए किसी राइडर के साथ, तो मैं समझता हूं कि वो लोग पूरे साल 365 दिन अपना काम कर सकते हैं, बजाय कि सिर्फ मीटिंग में जाके। इससे पहले कि मैं अपनी शाम के दूसरे पैनलिस्ट को इनवाइट करूं, मैं सामाजिक सरोकार परिवार, जो कि एक सामाजिक संस्था है, उनके जो वॉलंटियर्स हैं आज हमारे बीच हैं। जिला जो जींद है, जुलाना ब्लॉक में भारत माता पुस्तकालय इन्होंने खोले हैं।
और ग्रामीण कलम करो मजबूत अभियान को जिस तरह से ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, वाकई में काबिले तारीफ़ है। इन लोगों के साथ काम करने का मुझे और एन फैक्टर को पर्सनली मौका मिला, मुझे बेहद खुशी है। योगी जी, मिस्टर लाठर जी और बाकी के जितने भी वॉलंटियर्स हैं जिनका नाम अभी मेरे सामने नहीं है, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप आज इस शाम में हमारे साथ हैं और जिस तरह से आप ग्रामीण कलम करो मजबूत अभियान को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। मैं मानती हूं कि शिक्षा बेहद ज़रूरी है। अगर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये पढ़ी लिखी जो पंचायतें हैं और इनके नुमाइंदे जो आज हमारे बीच बैठे हैं, ये इसीलिए खास हैं क्योंकि पढ़ी लिखी पंचायतों के पहले 5 साल का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। ये वो पढ़े लिखे सरपंच हैं जिनके कंधों पर हरियाणा के ग्रामीण विकास को एक नई दशा और एक नई दिशा मिली। और कोरोना काल में जिस तरह से इन पंचायतों ने काम किया और मैंने ग्राउंड जीरो पे जाके देखा, वाकई में काबिले तारीफ था। और यही हरियाणा की पंचायतें हैं जो दानवीर पंचायतें बनी, कोरोना योद्धा पंचायतें बनी, अपने गांव को सुरक्षित रखा। तो मुझे लगता है कि एक ताड़ी और एक राउंड ऑफ अप्लॉज हम सबके लिए होना चाहिए कि जिस तरह से आपने काम किया। और वो महिला सरपंच जो हमारे बीच हैं, मैं महिला हूं और मैं ये मानती हूं कि जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है पंचायती राज में, उसने भी एक नई दिशा दी है। मेरे आज की शाम के दूसरे पैनलिस्ट श्री शेर सिंह चौहान, सरपंच वजीरपुर, 6 स्टार सरपंच है, 2 बार 6 स्टार से इनकी पंचायत को नवाजा गया है। और किस तरह से इन्होंने अपनी गांव को एक नया आयाम दिया, एक नए विकास के जो आसमान है उसे छुआ है। इनकी जो एक डॉक्यूमेंट्री है, पहले हम वो देखेंगे, फिर शेर सिंह चौहान जी आपको आमंत्रित करूंगी कि आप स्टेज पर मेरे साथ आएँ। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ शेर सिंह चौहान जी का भी, क्योंकि पहले पंचायत शक्ति अवार्ड और कॉन्क्लेव में भी ये हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं। मैं जब सरपंच बना तो मेरा एक सोच थी कि मैं अपने गांव को शहर से अच्छा बना दूं, जिसमें मेरी पंचायत ने, मेरे गांव के लोगों ने मुझे मेरा सहयोग किया। और उसका रिजल्ट ये निकला कि मैं 19-20 के अंदर मुझे 6 स्टार अवार्ड मिला, जिसके अंदर पर्यावरण सुरक्षा, एजुकेशन, नो ड्रॉप आउट, हाइजीन सैनिटेशन एंड पीस एंड हार्मनी एंड गुड गवर्नेंस में मुझे अवार्ड मिले। पूरा विकास हुआ है, जैसे हर जगह रोड पे सफाई, पेड़ पौधे, गांव में सभी चौपाल है, वाल्मीकि चौपाल है, सैनी चौपाल है। इनमें सरपंच साहब ने बहुत अच्छे तरह से काम कराया है। बार बार सभी लोगों को अवेयर करते थे, सभी के मास्क बांटवाए गए, गांव को सैनिटाइज किया गया। हमारी पंचायत का कोई भी घर मंडी नहीं गया, सब्जी मंडी नहीं गया। हमने अपने खेतों की सब्जी ही अपने गांव में बांट के खाई है। मेरे ख्याल ऐसा काम जो हमारे सरपंच साहब ने किया है, शायद मेरे ख्याल पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। एक एक कर मंच पे वो शख्सियतें पहुंच रही हैं जिन्होंने बदलाव की ओर कदम उठाया है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगी श्री लखन सिंह जी को। शिखोपुर गांव के सरपंच हैं और किस तरह से इन्होंने अपने गांव के विकास को आगे बढ़ाया है, एक झलक उसकी देखते हैं। लखन सिंह जी। गौशाला में पानी का बोर कराया, टीन सेट डलवाया, वहाँ पे रोड बनवाए, उनकी लाश खोर बनवाई जिसमें तूड़ा वगैरह डलता है। पशु अस्पताल में मेरा रेजिडेंस नहीं था, डॉक्टर 5 बजे छुट्टी करके चला जाता था, दूसरे गांव में रहता था, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। रात को अगर किसी के पशु बीमार हो जाता था तो आने बड़ी दिक्कत होती। मैंने वहाँ पे डॉक्टर का रेजिडेंस बनवाया, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मैंने काम करवाया। मेरे कार्यालय से यहाँ से हमने जितना भी हुआ सभी लोगों घर में सैनिटाइज़र और मास्क बांटे। उसके बाद में हमने अपने गांव के जो चारों साइड के रास्ते थे, जिन रास्तों से बाहरी लोग आते थे, तो हमने 4-4, 5-5 जवानों का वहाँ पे नाका लगाया
मेरा यहाँ पे स्कूल था, प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली थी, उसमें पानी टपकता था। स्कूल मैंने ऐसा बनाया जैसे प्राइवेट ही तर्ज पे। और साथ ही जिन्होंने पढ़ाई का सोचा, जिन्होंने बच्चों का सोचा, उन्होंने ही भविष्य का सोचा, देश का सोचा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ एक और शख्सियत उदय भान सिंह जी, खानपुर खुर्द। बेहद शुक्रगुजार हूँ उदय भान सिंह जी आपका। आप पहली पंचायत शक्ति अवार्ड और कॉन्क्लेव में भी हमारे साथ थे, आज आप फिर से हमारे साथ हैं, बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहला तो हमने इस पीने के पानी की व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है। शेड लगवाया, ब्याह शादी फंक्शन के लिए टेंट लगाने की भी कम से कम जरूरत पड़े, अगर आदमी बरसात भी आ जाए। जिम हॉल कंपनी से बनवाया, जिम का सामान, और हमने जो चौपालें बनाई हैं, जो पार्क बनाए हैं, उनमें भी अलग अलग ओपन जिम भी लगवाए। रोडों का काम, खेतों का रोड से वो क्लियर, स्कूल जो है उसकी बिल्डिंग बहुत बढ़िया बना दी। उन्होंने पूरा विकास किया गांव का, जैसा उनका हो, जितना वो कर सकते थे, जितनी सरकार से मदद मिली, जितना जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे मदद मिली, उन्होंने वो सब कुछ उनकी मदद से किया। हर रोज सैनिटाइजर, फॉगिंग कराना, जो भी सुविधा चर्चा जहाँ होती थी उसी काम को अभी किससे वो रखवाली करना, जैसे ठीकरी पहले लगाते थे, हर काम को हमने बड़ी बखूबी निभाया। उन्होंने पूरा विकास किया गाँव का, जैसा उनका हो, जितना वो कर सकते थे, जितनी सरकार से मदद मिली, जितना जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे मदद मिली, उन्होंने वो सब कुछ उनकी मदद से किया। जोरदार तालियां हो जाए, क्या बात है। अब यहाँ तक आवाज आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करूंगी सूरा गांव झज्जर के सरपंच रमेश कुमार जी की। बहुत प्यार, बहुत सत्कार इनसे मिला जब इनके गांव पहुंचे हम, और देसी जो खाना खाया उसका स्वाद आज भी है। बेहद शुक्रगुजार हूं कि ये अपने साथियों के साथ आज हमारे बीच है पंचायत शक्ति अवार्ड्स के लिए। और जो पार्क वहां मुझे देखने को मिला, यकीन मानिए चंडीगढ़ का रॉक गार्डन मुझे याद आ गया, रोज़ गार्डन याद आ गया। कितना खूबसूरत पार्क जो है सूरा गाँव में बना है। एक झलक हम देखते हैं कि किस तरह से रमेश जी ने सूरा में विकास किया है। गांव में बिजली के 2 ट्रांसफार्मर थे जी, अभी 12 ट्रांसफार्मर है जी, और करीब 300 पोल लगे मैडम गांव में। ये बिजली का काम हुआ। गांव में रोड नहीं था, गुड़गांव से झज्जर से गुरुग्राम रोड 2.5 किलोमीटर का बनाया जी, और यहाँ से लाडपुर जाने के लिए कच्चे रोड थे जी, 18 फुट का ये चौड़ा रोड बनाया जी। एक तो यहाँ पे जोड़ था बिजली पानी, और ये गंदा पानी भरा रहता था, इसके लिए और रोड था, वो रोड भी बना दिए हैं, चारों तरफ बढ़िया काम किया। इसमें पूरे गांव ने सहयोग किया, टीकरी पहरा दिया जी, दिन में भी रात में भी, बाहर का आदमी को घुसने नहीं दिया। हर एक आदमी को ये कहा भाई घर से बाहर ना निकलिए, कुछ जरूरत है तो यहीं सब्जी वाला आ जाएगा, ये चीज मंगा लेंगे, और लेकिन तुम ना घर से बाहर नहीं निकल पा। पहले प्लास्टिक की पाइपलाइन थी, वो फूटी रहा करती, ये 1.5 टन की पाइपलाइन लगी और सब बढ़िया पानी आ रहा है। रमेश जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आइए और हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं, और जल्द ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूर्व पंचायत मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री हमारे बीच होंगे, और उसके बाद जल्द ही प्रदेश के मुखिया श्री मनोहर लाल जी, जो हमारी आज की शाम के चीफ गेस्ट है, वो हमारे बीच होंगे। एक और बार जोरदार तालियां हो जाएं, ताकि आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट इनमें और जोश भर पाए। आज की चर्चा का हमारा विषय एवोल्यूशन ऑफ पंचायत्स, यानी कि पंचायत किस तरह से बदली है, कितना बदलाव हुआ। सबसे खास तो यही है कि पढ़ी लिखी पंचायतों का गठन हुआ,
युवा पंचायतें बनी और ये युवा पंचायतों ने हरियाणा के ग्रामीण हरियाणा को एक नई दिशा किस तरह से दी। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी शेर सिंह जी आपसे। जब हम पंचायतों की बात करते हैं, आप 6 स्टार गांव यानी कि 6 सितारे आपके कंधों पर चमक रहे हैं, कितना बदलाव देखते हैं? पढ़ी लिखी पंचायतों के बाद हरियाणा में कितना बदलाव आया? मैं एन फैक्टर का पहले तो बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने चंडीगढ़ के अंदर ये दूसरा समारोह किया, और साथ में जितने भी सरपंच हरियाणा से आए हैं वो सबके साथ आए, उनका मैं तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। पढ़ी लिखी पंचायत, माननीय मुख्यमंत्री व पूर्व में मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिनकी सोच थी कि हरियाणा के अंदर पढ़ी लिखी पंचायतें लेके आए, जिनका फ़ायदा ये हुआ कि पहले इतना काम नहीं करा सकते थे सरपंच, आज अपनी बात गांव के काम रख के कि क्या काम करवाना है, गांव को हमें शहर में क्या, गांव के अंदर क्या सुविधाएं देनी है, वो सारी मूलभूत सुविधाएं आज पढ़ी लिखी पंचायतों ने उपलब्ध करा दी। जैसे गांव के अंदर आरओ लगे हुए हैं, सोलर लाइटें लगी हुई हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली घर से कूड़ा उठाने के लिए लगा हुआ है, पानी का जो सुविधाएं थी वो ऐसी एक्यूरेट कर दिया है कि घर में जो महिलाएं पानी लेने जाती थी वो अपने घर में ही पानी का वो कर दिया है। यानी कि आपको लगता है कि पढ़ी लिखी पंचायतों के बाद हरियाणा की पंचायतों में बदलाव आया? जी। लखन जी, आपका क्या कहना है? क्या ये पढ़ी लिखी पंचायतों का ही कमाल था कि कोरोना महामारी जिस तरह से देश में आई उसमें ये बहुत बड़ा रोल, जागरूक सरपंच थे तो वो अपने गांव को सुरक्षित रख पाए? मैं 100% कहता हूँ पढ़े लिखे सरपंच बनने की वजह से आज जो हरियाणा में जो विकास हुआ है वो उन सरपंचों की वजह से हुआ है, उनकी सोच की वजह से हुआ है। क्योंकि एजुकेशन एक बहुत मस्ट थी। पहले जो हमारे पुराने स्कूल बने हुए थे, मैं स्कूल से ले लेता हूँ, प्राइमरी स्कूल का चेयरमैन अगर मानते हैं तो सरपंच के हाथ में होता है। जब हमारी जो प्राइमरी के जो स्टूडेंट थे उनको अच्छा पानी नहीं मिलता तो उनको बैठने के लिए अच्छे डेस्क नहीं मिलते थे, स्कूल की छतें टपकती थी, तो स्टूडेंट कहाँ से पढ़ेंगे? 3 महीने सर्दी के होते हैं, 3 महीने बारिश के होते हैं, उनके 6 महीने तो बारिश और सर्दी में छत टपकती थी, सर्दियों में फर्श पे बैठ नहीं पाते थे, फर्शें कच्ची होती थी। जब हमारे हरियाणा प्रदेश के हमारे बच्चों की नींव कच्ची होगी तो कैसे वो आगे बढ़ेंगे? उदय जी, क्या कहना है आपका कि पढ़ी लिखी पंचायतों के का जो 5 साल का पहला कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है? एक बार फिर से चुनाव के मुहाने पर आपकी पंचायतें खड़ी हैं। बहुत सारे जो यहाँ सरपंच हमारे साथ बैठे हैं वो दोबारा से चुनाव में उनके मैदान में उतरेंगे। कितना बदलाव आपने इन 5 सालों में देखा? पढ़ी लिखी पंचायत से गांव में पूरा बदलाव है। हर गांव का नागरिक जागरूक है। जागरूकता का ये मिसाल है कि लोगों ने पिछले जो टर्म में अनपढ़ सरपंच हुआ करते वो इतनी मजबूती से काम नहीं कर सकते थे। अब अधिकारी के साथ तालमेल करके पढ़ा लिखा सरपंच अपना विकास कार्य करवा सकता है। पहले सरपंच सेक्रेटरी पंचायत का नुमाइंदा होता है रिकॉर्ड को चलाने के लिए, उसको अधिकारी मान लेते थे। पढ़े लिखे सरपंच ने मान लिया सेक्रेटरी हमारा सहयोगी है न कि अफसर, इसलिए काम को करवाने का और उसको बैठ के लिखवाने का इस तरीके से ऐसे करो भाई, तो ये इसका एक उदाहरण है पढ़े लिखे होने का नाम। रमेश जी, आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव आया या ये चुनौतीपूर्ण था ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा है? सबसे पहले तो मैडम हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। और जितने भी आए साथी सभी का धन्यवाद देते हैं आने के पहुंचने के लिए। रही बात जी, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने अपने प्रदेश के मंत्री थे जी, इन्होंने सबसे पहले उठाया था भी पंचायत पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हम उसमें पहले भी साथ थे, अब भी साथ हैं। पहले जैसे भाई साहब ने बताया भी सेक्रेटरी जो होता था वो सरपंच पे हैवी होता था, अब जी सरपंच हर एक अधिकारी पे हैवी है। ये काम करना पड़ेगा, वो अपना अधिकार जानता है जी। अनपढ़ सरपंच कुछ नहीं जानता था, जो जैसे सेक्रेटरी बोलता वैसे काम होता था। हम इस बात में ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मैं ये मानती हूँ कि जब पंचायती राज की हम बात करते हैं और पंचायतों को या सरपंच को काम करना है, सेक्रेटरी और सरपंच गाड़ी के 2 पहियों की तरह हैं, इनको बैलेंस बना के चलना होगा। जिला परिषद के मेंबर प्रदीप अहलावत हमारे साथ हैं।
क्या लगता है आपको कितना तालमेल है छोटी सरकार के नुमाइंदे, या मैं कहूं कि गांव की सरकार के नुमाइंदे जो आज हमारे बीच बैठे हैं, ये तो वाह वाह कर रहे हैं कि पढ़ी लिखी छोटी सरकार बना दी सरकार ने। चंडीगढ़ में बड़ी सरकार के गढ़ में आज हरियाणा की छोटी सरकार मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ और बड़ी सरकार के मुखिया भी बहुत जल्द हमारे बीच होंगे। लेकिन दो इकाइयाँ हैं, जिला परिषद और ब्लॉक समिति। आप जिला परिषद के हिस्सा हैं, क्या है, कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल आपका, या मायूसी है? कोई मायूसी नहीं है। पढ़ी लिखी पंचायतें ये क्रांतिकारी सोच थी हमारे तत्कालीन पंचायत मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी की। हम लोग जब विदेश में होते थे तो अपने देश के प्रति हमारा प्यार उमड़ता रहता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि कोई राजनेता इस तरीके से इतना क्रांतिकारी विचार को इतना सीरियस लेके आगे बढ़ेगा। पहले सभी सम्मानित सरपंच मेरे पास यहाँ पे बैठे हैं, पूरा हरियाणा पूरा देश देख रहा है। पहले जो सरपंच होते थे हम सब जानते हैं, मेजॉरिटी नहीं लेकिन बहुत सारे सरपंच क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते थे, अनपढ़ होते थे। उसमें अगर वो कोई गबन कर लेते थे या उनकी नीयत में कोई फ़र्क रहता था और कोई इंक्वायरी हो जाती थी तो उनका सबसे पहला बहाना होता था, जी हमें तो पढ़ना लिखना नहीं आता, सेक्रेटरी ने कहीं गुट्ठे करा लिए होंगे। ये क्रांतिकारी सोच जो तत्कालीन पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का, उनका साथ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, सरकार ने इतना बड़ा स्टैंड सरकार बनते ही लिया कि वो लड़ाई हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक 6 महीने साल भर चुनाव भी लेट हुए, उसका ही परिणाम है। मैं समझता हूँ कि ये नींव रखी गई है। इस 5 साल में पंचायतों का जो सशक्तिकरण की नींव रखी गई है, अगली आने वाली पंचायतें उन्हें उससे आगे लेके जाएंगी। जी, तो अब फाइनली वो समय आ गया है, आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है। आपको बता दें, वो शख्सियत जिन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को निष्ठा के साथ निभाया, चाहे वो किसानों का साथ हो या हरियाणा का विकास हो या फिर पशुपालन की ही बात क्यों ना हो। जोरदार तालियां हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आपको बता दें कि आज की शाम में ये हमारे साथ आए हैं हमारा हौसला बढ़ाने। थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का, मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारी इस कार्यक्रम और हमारी शाम के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। पहले भी पंचायत शक्ति अवार्ड्स कार्यक्रम जो हमने 2018 में किया था, ये हमारे बीच थे हमें ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद देने के लिए। श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, इनकी सोच थी कि पढ़ी लिखी पंचायतें बने और आज जो पढ़ी लिखी पंचायतों के नुमाइंदे, छोटी सरकार, गांव की सरकार हमारे बीच है। गौरव पट का यहाँ जिक्र करना चाहूँगी। गौरव पट जो गांव में इन्होंने लगवाए और जो 7 स्टार रेनबो योजना का आगाज़ किया, और आज हमारे बीच ऐसे कई स्टार गांव हैं हरियाणा के और ये पंचायतें सेलिब्रिटी पंचायतें बन चुकी हैं। प्रदीप अहलावत जी, आप कुछ कह रहे थे कि राइट टू रिकॉल जो एक फैसला सरकार ने लिया है, इससे कहीं ना कहीं एक दबाव और जो कठिनाइयां हैं वो आएंगी। राइट टू रिकॉल मैं फिर कहना चाहता हूं कि एक बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप है, लेकिन इसे बहुत ही सावधानी से लागू करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की माननीय अध्यक्ष जी जानते हैं कि हमारी अपनी एक समस्याएं अलग हैं। कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, उसको जब चुनाव नज़दीक पहुंचता है तो एक तो पंचायती चुनाव में एक बहुत बड़ी समस्या है, जटिलता है। एक ही समय पे 4 चुनाव हो रहे होते हैं, पंचायत मेंबर का भी चुनाव, ब्लॉक समिति मेंबर का भी चुनाव, सरपंच का भी चुनाव और जिला परिषद का भी चुनाव। जब एक व्यक्ति वोट डालने के लिए जाता है तो उसे 1 नहीं 4 वोट डालने हैं। अब वो जब 4 वोट डालने जाता है तो वहाँ पे आपस में वोटों की तब्दीलियाँ होती है।
कि तू मेरे पाने का जो ये जिला परिषद है तू इसकी डालेगा तो मैं तेरे सरपंच की डाल दूंगा। आपस में फिर सक्षमता कहीं ना कहीं हमारे पीछे छूट जाती है और फिर पाने ठोड़े जाति बिरादरी के हिसाब से चुनाव होते हैं और वो चुनाव फिर जीते जाते हैं। राइट टू रिकॉल के आधार पे जब सरपंच बनता है, मैं आपको बताना चाहूँ कि जब मैंने चुनाव लड़ा, मुझसे पहले मेरे पिताजी डीगल गांव हरियाणा के सबसे बड़े गांव में से है, वो जब 28 साल की उम्र में थे तो गांव के सरपंच बने थे और जब वो सरपंच बने थे तो उन्होंने कड़े फैसले लिए थे, कब्जे हटवाए थे। और जब मुझे चुनाव लड़ना पड़ा तो आप ये मानिए वो 1983 में सरपंच बने थे और मैंने चुनाव 2000 जाके 16 में चुनाव लड़ा था। इतने साल की मैंने जो है जिनके कब्जे हटवाए थे उन लोगों के घर जा जाके माफी मांगनी पड़ी। जब कोई काम करेंगे तो उसकी चुनौतियां भी होंगी, लेकिन उदय जी जैसा आप कह रहे थे कि राइट टू रिकॉल के आने से एक दबाव बढ़ेगा, भाईचारा कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है या फिर जो सक्षम नहीं होगा उसके लिए चुनौती होगी। मैं ये अपनी बात कंक्लूड करता हूँ, आप कड़े फैसले नहीं ले पाएंगे इस कानून की वजह से, आप लोगों को नाराज नहीं कर पाएंगे, गांव के हित के काम नहीं कर पाएंगे, ये एक अड़चन रहेगी अगर इसे सावधानी से लागू नहीं किया गया तो। आप गांव के कड़े फैसले नहीं ले पाएंगे, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। कितना इत्तेफाक आप रखते हैं उदय जी? ये जो भाई साहब भी बता रहे हैं कि कड़ा फैसला लेना, आदमी इंडिपेंडेंट होता है, मजबूती से तभी ले सकता है, जब किसी का दबाव होता है तब वो कड़ा फैसला नहीं ले सकता। और सरपंच जब तक कड़ा फैसला नहीं लेगा तब तक गांव के काम समान रूप से नहीं हो सकते। और कड़ा फैसला लेना ये एक चुनौती पैदा हो जाएगी। आज वोट जब डालता है आदमी, खुश होकर वोट डालता है, और जब स्कूल की बाउंड्री जीत के आदमी निकलता है, घर तक पहुंचता है, 10% ऑटोमेटिक उसके फ्रंट हो जाते हैं कि अब मेरे से मिलके नहीं गया, अब ये नहीं है, 10% तो वैसे फ्रंट हो जाते हैं। इस बात पर फाइनल टिप्पणी हम लेते हैं श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी से। मे आई रिक्वेस्ट सर कि आप स्टेज पर आए हमारे बीच और अपनी बात रखें। माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। धनखड़ साहब, एक लंबा कार्यकाल आपने बतौर पंचायत मंत्री पूरा किया और अब आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन बात पंचायतों की, आपके द्वारा बनाई गई पढ़ी लिखी पंचायतों के पहले 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। आपकी गांव की पढ़ी लिखी छोटी सरकार आज हमारे बीच है। आप इस कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? लगता है कि आपकी बनाई हुई पढ़ी लिखी पंचायतें ग्रामीण हरियाणा के विकास को एक नई दिशा दे पाई, क्योंकि एक बार फिर से हम चुनाव के मुहाने पर हैं? ये मुझे लगता है कि इस पर अध्ययन करना चाहिए, रिसर्च का विषय भी हो सकता है कि इससे पहले की जो पंचायतें थी वो कैसे काम करती थी, और शिक्षित जब प्रतिनिधि आए, केवल शिक्षित नहीं आए, युवा भी आए। उस समय उनकी औसत आयु 33 साल थी मेरी पूरी पंचायत व्यवस्था की जिस समय आए। तो पढ़े लिखे आए, यंग आए, कल्पनाशील आए। पहला इंटरव्यू जो अखबारों में छपा था चुनिंदा सरपंचों का, तो हर एक के पास कोई ना कोई एजेंडा था। वो क्लिप आज भी मेरे पास है। एजेंडे के साथ काम करने वाले आए, उनका विजन था कुछ ना कुछ। बहनों का प्रतिनिधित्व तो 33 से 43 हो गया था, अब तो 50 ला रहे हैं कानून से, वो अपने आप 43 पहुंच गई थी। और अपने गांव के विकास के लिए एक मिशनरी भाव से काम करना, ऐसा एक दृश्य उत्पन्न हुआ। ब्लॉक समिति, जिला परिषद, इनके अधिकार बढ़े, बजट बढ़ा, सरपंचों पर भरोसा बढ़ा। 20 लाख रुपए इसलिए पहुँचे, नहीं तो उतना पैसा खर्च करने का अधिकार पहले नहीं देते थे। और सबने सने सने करके जो भी पंचायतों का सारा डाटा किस प्रकार से नेट पर आए, पूर्व योजना बने, इम्प्लीमेंट हो, एक ही गली पर 10 बार पैसा नहीं लगे, ऐसे अनेक चीज़ों में जो है वो सुधार हुआ।
और एक बहुत बड़ी मैं बात कहूँगा कि जिसका मुझे आनंद है, इन सब प्रतिनिधियों को भी आनंद है, हरियाणा ODF हुआ, खुले में शौच मुक्त हुआ। हरियाणा ने स्वच्छता अभियान का पहला पुरस्कार पूरे भारत का ग्रामीण हरियाणा ने जीता 2018 में। 2019 में ग्रामीण हरियाणा भारत में नंबर 2 पर रहा, उत्तर भारत में नंबर पहला रहा। यानी ये मामूली बदलाव नहीं है, ये सारे बदलाव अपने आप में बड़े बदलाव हैं, जो एक और भी अध्ययन करना चाहिए कि पहले चुनाव होने के बाद कितने सरपंचों का मर्डर होता था, शिक्षित पंचायतें बनने के बाद उसकी मात्रा क्या रही। यानी सारे समय में वो द्वेष जाता ही नहीं था, लड़ाई होती ही रहती थी, अभी भी रही लेकिन कम रही, तो उसके तुलना में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। तो ये जो जिसको कहें कि गांव की सच्ची सरकार बनना, गांव की सरकार जो है इस प्रकार की बनना कि जो गांव के विकास को अपने भरोसे पर करा सके और लोग उस पर भरोसा कर सकें। और मैं इस बात का भी आनंद है कि जो बहुत अच्छे चंडीगढ़ में कोई लड़की काम करती थी किसी कैफ़े में, वो सरपंच बन गई थी। प्रदीप जी ऑस्ट्रेलिया से आ गए, एक लड़की गोदारा अमेरिका से आ गई, अनेक PhD MA ग्रेजुएट बहुत ही शिक्षित जो है अपने आप में, जिनके पास कोई सपना था, कोई विजन था। वो ये अध्यापक एक ये जैना चोली की आपके सामने बैठी हुई है सरपंच, 6 स्टार इसने 2 बार लिए हैं अपने गांव के लिए। तो ऐसे गांव को बिल्कुल बदलाव के रास्ते पर ले जाने वाले, इसको मैं कहूँगा कि हरियाणा, ग्रामीण हरियाणा का ट्रांसफॉर्मेशन का काम शुरू हुआ शिक्षित पंचायतों से। जो वहाँ के मुद्दे थे उन मुद्दों को लोगों ने समझ के रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सफाई, कमाई, ऐसे सारे विषयों पर ध्यान दिया कि कैसे हम अपने गांव का जो है और अच्छे से अच्छा कैसे तो करें। आपको लगता है कि आपने भी, मैं बधाई दूंगा कि आपने बहुत सारे गाँव की ऐसी सक्सेस स्टोरीज अपनी वीडियो क्लिप्स में दिखाई हैं कि कैसे गांव उन 5 वर्षों में बदले हैं। ये बदलाव की प्रक्रिया, ये कानौर के सरपंच मेरे सामने बैठे हैं कि केंद्र से भी इनको सम्मान मिला है, हरियाणा से भी सम्मान मिला है। तो लगातार किस प्रकार से ये लोग बदलाव करते करते अपने गांव को वहाँ पर लेकर आए हैं कि जो इसकी पूरे भारत में पहचान बने, पूरे प्रदेश में पहचान बने। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि इन पंचायतों को, इन सरपंचों को हम मोटिवेट कर पाएँ, सम्मानित करके कि और बेहतर काम करें। लेकिन एक बात जो धनखड़ साहब मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से राइट टू रिकॉल की यहाँ चर्चा हो रही थी, 50% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। मैं खुद महिला हूँ, मानती हूँ कि रिजर्वेशन होनी चाहिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? और राइट टू रिकॉल को लेकर मेरे साथ जो बैठे पैनलिस्ट हैं, सबकी अलग अलग राय है। कुछ एक का कहना है राइट टू रिकॉल से एक दबाव बढ़ेगा, माहौल खराब होगा, आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतांत्रिक पद्धति से काम करना है तो लोक को राजी रखते हुए करना, ये भी एक काम है। और उसमें रिकॉल में जो संख्या वो इतनी बड़ी दी है, 2/3 की है, तो 2/3 लोग आपसे नाराज़ हो गए हैं, तो फिर तो आपका सरपंच रहने का अधिकार नहीं है, मामला ठीक नहीं है। आपको काम करते समय 1 साल के बाद का है तो आपको 2/3 लोगों को तो मेजोरिटी को राजी रखना ही चाहिए। हमारे हरियाणा में कहते हैं गांव और राम, तो राज तो उनका है, करने के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। हरियाणा हरियाणा के लिए चुनता है, देश देश के लिए चुनता है, गांव गांव के लिए चुनता है। अब हम प्रतिनिधि हैं, जिस प्रतिनिधि को वो चाहें वो प्रतिनिधि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम करे, ये सदा हम पे दबाव रहता ही रहता है। मैं ये जानना चाहूँगी, बहुत से ऐसे यहाँ सरपंच हैं जो ये मानते हैं कि इससे भाईचारा खराब होगा, दबाव होगा, और जो सक्षम सरपंच नहीं होगा वो काम अपना नहीं कर पाएगा, कार्यकाल नहीं कर पाएगा। तो धनखड़ जी प्लीज एक स्ट्रेट आंसर आपसे जरूर चाहूंगी कि आप क्या मानते हैं? पहले युद्ध होकर राज मिलता था, आज लोकतांत्रिक पद्धति है, तो इसलिए मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये एक कुकर की सीटी की तरह से है जो उस प्रकार के प्रेशर को कम करेगा। लेकिन दोहरी तलवार नहीं चलनी चाहिए। अभी जो हटाने की जो डिप्टी कमिश्नर्स को पावर है, पंचायती राज अधिकारियों को पावर है, उनको फिर ख़त्म करना चाहिए। केवल और केवल राइट टू रिकॉल रहना चाहिए। जनता पर भरोसा करो, जनता जिसको चाहती है फिर उसको काम करने दो। फिर दूसरी तीसरी बात भी है,
अभी एक प्रयोग है, परिणाम है वो आने वाले वर्षों में सामने आएंगे। इन 5 वर्षों में देखेंगे कि ये पद्धति कितनी कामयाब होती है। इस प्रकार के जब प्रयोग होंगे तो उसमें से कितने गाँव में ये विषय आता है, कितने गाँव में उसमें फिर वो सफल हो पाते हैं, तो उसमें से ये ध्यान में आएगा। तो इस नाते से एक प्रयोग किया गया है कि इस प्रकार लोकतांत्रिक पद्धति में गांव के लोगों का ज़्यादा विश्वास हो, कोई चुन गया है उसके प्रति दुर्भावना नहीं रखें। तो इसलिए एक छोटे समूह को, जो बहुत बड़ा समूह नहीं है, अभी 50% की बात भी नहीं की गई, इस बात को सोचा गया है। तो इसलिए आप 40%, 45%, 50% लोगों का आप उससे ज़्यादा जीत सके अच्छा है। आप 60% का मन जीते हैं, 70 का जीते हैं, 80 का जीते हैं, 100% का जीते हैं। लोग रिपीट भी करते हैं सरपंच को, लोग बैठा सरपंच भी बना देते हैं कि भाई हमने तो चुन दिया गांव ने ऐसे ही सर्वसम्मति से। पहले जब पंचायत हर पंचायतों में चुने जाते रहे, इस बार तो मेरे 56% प्रतिनिधि सर्वसम्मति से चुने गए थे। शिक्षित पंचायतें तब बनाई, 56% शायद सर्वसम्मति का विश्व रिकॉर्ड टूट गया होगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के मन को जीतना, निरपेक्ष भाव में कहीं और काम करना, ये भी तो लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है। आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी जवाबदेही है, आपकी पॉपुलरिटी रहनी चाहिए। समय समय पर पॉपुलरिटी नापी जाती है, केंद्र सरकारों की पॉपुलरिटी भी नापी जाती है, तो सरपंच की पॉपुलरिटी का पैमाना भी है ये। तो ये पॉपुलरिटी नापने का एक पैमाना है जो लोग बैठे हैं। आपकी पॉपुलैरिटी कैसे नापी जाएगी, इसका इंतजाम सरकार ने कर लिया है। तो आपको तैयार रहना है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कह सकते हैं, आप बैठे हैं, धनखड़ साहब बैठे हैं हमारे बीच। वो जब सरपंची का चुनाव आता है तो कई एक लोगों में, एक समूह में एक बड़ी खुशी होती है कि भाई ठीक है, मौज का टाइम आ गया, सरपंच सेवा करेगा। मैं ये समझता हूँ कि इससे अब पूरे 5 साल चुनाव रहेगा, पूरे 5 साल सरपंचों को, लोगों को खुश रखना पड़ेगा। क्या ऐसा विधायकी में नहीं होना चाहिए धनखड़ साहब फिर, कि लोगों को लगे कि जो नेता है वो भी इसी तरह से लोगों की सेवा करे और लोगों को भी लगे कि 5 साल चुनावी माहौल है। देखिए, यहाँ ये आगाज है, अभी पिक्चर अभी बाकी है, ये कहना है। नहीं, 2 अलग अलग बातें हैं। एक इसको ध्यान में करना पड़ेगा। उस समय भी लोगों ने कहा था जब शिक्षित पंचायतें बनाई कि पहले विधायकों पे लागू करो। हाँ। लेकिन जो आपकी जानकारी के लिए, सबकी जानकारी के लिए, विधायकों के बारे में, सांसदों के बारे में निर्णय करने का अधिकार संसद को है। वो विधायिका के पास नहीं है। अपने बारे में निर्णय हम नहीं कर सकते। स्थानीय स्वशासन, चाहे वो शहरी है चाहे ग्रामीण है, उसके बारे में हम निर्णय कर सकते हैं। हमने एक पहल की है, ये बात पहले भी उठती रही है, रिकॉल वाली बात सांसद और विधायकों के बारे में भी उठती रही है। जब वहाँ तक ये बात पहुँचेगी, इस बात का कहीं से शुरुआत हुई है, तो इसमें इसका भी मैंने कहा प्रयोग है, प्रयोग भी देखना है। अब 6207 पंचायतें, अब उसमें से कितनी पंचायतों में रिकॉल के प्रस्ताव आते हैं, कितनी में सफल होते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, ये अगले 5 वर्षों में ध्यान में आएगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच मौजूद प्रदेश अध्यक्ष, देश के मुखिया, हरियाणा के राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे बीच। गुड इवनिंग सर। स्वागत करते हैं प्रदेश के मुखिया और आज की शाम के हमारे चीफ गेस्ट माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का। एन फैक्टर मीडिया कंपनी की तरफ से आपका स्वागत है। पहली पढ़ी लिखी पंचायतों का 5 साल के कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम पंचायत शक्ति अवार्ड्स का आयोजन कर रहे हैं। एन फैक्टर मीडिया द्वारा ये 2nd पंचायत शक्ति अवार्ड्स कार्यक्रम है। एंड मैं बेहद ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने समय दिया, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी और पूर्व पंचायत मंत्री जो कि हमारे बीच हैं। मैं अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम अपनी एक छोटी सी वीडियो प्ले करें। एन फैक्टर मीडिया ने किस तरह से पिछले 3 साल में पंचायतों के साथ काम किया है, मुख्यमंत्री जी, किस तरह से हम ग्रामीण हरियाणा को, जो आपका एक विजन था कि पढ़ी लिखी पंचायत बनने के बाद ग्रामीण हरियाणा का जो विकास है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है।
और 7 स्टार योजना जो आपने और ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जिसकी शुरुआत की, उसके बाद सतरंगी रंगों में जो ग्रामीण हरियाणा के गांव रंगे, उनके बाद विकास की किन ऊंचाइयों को छुआ, हमने ज़मीनी स्तर पर गांव को किस तरह से बदलते हुए देखा, एक नज़र। आओ चलो गांव की ओर, यही सोच, यही विश्वास, कुछ ऐसा ही अपनेपन का अनुभव जिसे संजोकर द एन फैक्टर मीडिया कंपनी हरियाणा के गांव-गांव की तह में पहुंच रहा है। एन फैक्टर एक नाम नहीं, व्यवस्था से संग्राम है जो कहता है सूरत तो बदलनी चाहिए, एक अपील जो कहती है उठो और उठाओ हक की आवाज, एक भरोसा जो कहता है हम हैं हमेशा आपके साथ, और इस साथ का नाम है कई बड़े चैनल्स और अखबारों में काम कर चुकी वरिष्ठ पत्रकार नवजोत सिद्धू, जिन्होंने हरियाणा की आत्मा में उतरने की पहल की है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पंचायतों से राज्यों का निर्माण और राज्यों से राष्ट्र का निर्माण होता है। किस तरह से ग्रामीण हरियाणा का विकास हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण विकास होगा तभी तो राज्य का विकास होगा, जो ग्रामीणों से जुड़े बिना मुमकिन नहीं है। ऐसे में हमारी कोशिश है गांव की गाथा को प्रमुखता से दर्शाने की, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले, आगे बढ़ने और निखरने का आत्मविश्वास जगे। ऐसे में एन फैक्टर की ओर से साल 2018 में पंचायत शक्ति कॉन्क्लेव अवार्ड के माध्यम से पहली बार पंचायत की तीनों इकाइयों को एक मंच पर लाया गया। पंचायत मंत्री के साथ पंचायत के हर स्तर के मेंबर को हर समस्या रखने का मौका मिला। बेहतर काम करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया गया। सरकार ने इतनी अच्छी नीति चलाई है, पढ़ा लिखा सरपंच अपनी बात माननीय डीसी साहब तक, माननीय मंत्री जी तक, सरकार तक पहुंचा सकता है। अगर अनपढ़ सरपंच होता, वो अपनी बात को न कहता, ना इस बात को समझ पाता, ना विकास को समझ पाता, वो काम नहीं कर पाता। जो सरकार ने पढ़ा लिखा सरपंच बनाया, वो मेरे आज पूरा काम आया। मैंने अपने दिमाग का पूरा विकास के लिए यूज किया। हमारा गाँव स्वच्छ और सुंदर गाँव रहे, और इस मुहाने को देखते हुए हमने गांव में आपसी भाईचारे का तालमेल सबसे बेहतर रखा। आज तक मेरे गांव में 7 अकाउंट का चालान भी नहीं है, आपसी मुकदमा नहीं है। ये ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो न पढ़ी लिखी पंचायत करी, हम इसका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि पहले जो सरपंच बनते थे उनको ये पता नहीं था भाई इसकी सुविधा कहाँ से होगी, इस काम का समाधान किस अफसर से होगा। वो एक अफसर को जानते थे, बीडीओ को, इससे अतिरिक्त किसी अफसर को जानते नहीं थे। अब पढ़ी लिखी पंचायत को ये पता भी समस्या अगर झगड़े की आई तो एसपी के पास जाना है, पानी की समस्या आई तो डीसी के पास जाना है। जो पहले पिछले राज्यों में काम रुके मारते थे, ये काम हो गया, वो काम कर दिया हमने, उनसे तो बहुत ही बेहतर काम किया है मैंने गाँव में। पर सरकार का आशीर्वाद है इसमें, तो क्या सरकार का आशीर्वाद रहेगा तो फिर काम करने लग रहे हैं। ऐसे में इस साल दूसरा पंचायत शक्ति अवार्ड कार्यक्रम किया जा रहा है, ये जानने और समझने के लिए कि पढ़ी लिखी, हाईटेक और दानवीर बन चुकी हरियाणा की पंचायतों में कितना बदलाव आया है और क्या कुछ नई योजनाएं वो जनता के साथ साझा करना चाहते हैं। और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि हम गांव से जुड़ी हर उम्मीद को पंख पसारने के लिए ख्वाहिशों का आसमान देने का माध्यम बन सकें। हमारी कोशिश रही है कि हम एन फैक्टर के ज़रिए इन पंचायतों को एक प्लेटफॉर्म दे सके जहां उनकी समस्याएं, उनकी काम सराहा जा सके, क्योंकि एन फैक्टर का मानना है पंचायतों से राज्य का निर्माण और राज्य से राष्ट्र का निर्माण। और पढ़ी लिखी पंचायतों का ये जो आगाज हुआ, इसके बाद ग्रामीण हरियाणा के विकास में कितने चांद लगे
लगे हैं, कितने सितारे लगे हैं। एक बार वो भी देखना जरूरी है कि पढ़ी लिखी पंचायतों के आगाज के इस 5 साल में कितना बदलाव हुआ। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को दोहराते हुए इस फैसले को देखें तो ये बड़ा फैसला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरकार के उस फैसले की जिसने बनाया ग्रामीण हरियाणा को मनोहर। फैसला शिक्षित पंचायत का, फैसला गांव को इंद्रधनुष के रंगों में सराबोर करने का। इस फैसले के बाद निश्चित रूप से हरियाणा में एक नई सुबह का आगाज हुआ। गांव हमारी आत्मा है। सेवा अपने गांव की करो और आदर पूरे हरियाणा में। कहते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है, क्योंकि देश की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है। आज देश भर में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें निरंतर भारत के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। इन 2.5 लाख पंचायतों में हरियाणा की 6,500 पंचायतें भी शामिल हैं, जिनको सशक्त बनाने का बीड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंचायत एवं कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने सत्ता में आते ही लिया था। हमने इसको संघर्ष किया सुप्रीम कोर्ट तक, और आज खुशी है कि हरियाणा का पंच हो, सरपंच हो, जिला परिषद अथवा पंचायत समिति का कोई सदस्य हो, हर कोई पढ़ा लिखा है। हर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा चलता हो। हर किसी के घर के अंदर शौचालय बना हुआ है। कोई डिफॉल्टर नहीं है बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी, हमने गांव को फिर से गौरवान्वित करने का कदम उठाया। लड़ाई लड़नी पड़ी, शिक्षित पंचायतों के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़नी पड़ी। कई बार न्यायालय में भी हमने झटके खाए, लेकिन हमने कहा गांव का नेतृत्व इस प्रकार का नेतृत्व हो जो गांव को आगे बढ़ाने वाला। आज मुझे फक्र है, उस समय 33 साल की युवा पंचायत बनी थी, आज 35 साल की युवा पंचायत मेरे सामने बैठी है और उसने करिश्मा करके दिखाया है। प्रदेश सरकार ने साल 2018 में 7 स्टार रेनबो स्कीम का आगाज किया। हरियाणा के गांव अब स्टार गांव हो गए और पंचायत सेलिब्रिटी। विकास की एक ऐसी क्रांति आई जिसका चेहरा थे सीएम मनोहर लाल और पूर्व पंचायत मंत्री और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। देश के सब प्रांतों में एक अनूठी योजना हरियाणा ने पहले शुरू की है, 7 स्टार इंद्रधनुष योजना। तो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे ग्राम विकास का हो, चाहे चिकित्सा का हो, स्किलिंग का हो, हमारा फोकस सारा गांव के तरफ होता जा रहा है। इसलिए गांव आगे बढ़ेंगे, गांव आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। पहले पंचायतें काम करती थी केवल ढांचागत विकास के लिए, नाली बनाना, गली बनाना, चौपाल बनाना, मिलजुल के स्कूल के कमरे बनाना। लेकिन इस 7 स्टार योजना के तहत हमने पंचायतों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा है, क्योंकि अब हमारे पास जो पंचायत है वो युवा पंचायत है। ये शिक्षित पंचायतों का ही कमाल कहें या शिक्षा का सुरक्षा कवच, जिसने कोरोना जैसी महामारी का सामना पूरे संयम और संवेदनशीलता के साथ किया। और शिक्षित सरपंचों ने सोशल नेटवर्किंग के जरिए गांव के हर एक नागरिक को न केवल जागरूक किया, बल्कि साहस के साथ डटकर सामना करने का हौसला दिया। पूरे देश में हरियाणा की पंचायतों ने अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए करोड़ों का दान दिया और बुद्धिजीवी, कर्मवीर और दानवीर पंचायतें बनकर सामने आई। पंचायत ने फैसला लिया कि हमें भी कुछ योगदान देना चाहिए और हमने 10.5 करोड़ रुपए पूर्व मंत्री को जाकर दान।
यही सोचती थी हाँ ये बहुत बड़ी बीमारी है, महामारी घोषित हो गई है भाई, इसमें जितनी भी मदद करा हम तो सभी भाइयों से प्रार्थना करते थे अगर जिससे भी जितना भी हो सके इस बीमारी से लड़ो और ताकि हम इसको हरा सके और देश को बचा सके। इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए एक सरकार को जो आर्थिक सहायता की जरूरत थी उसमें भी हमने अपनी पंचायत जाखोली की तरफ से योगदान दिया और हमने 1 करोड़ रुपया कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हरियाणा सरकार को दान दिया। अब सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो क्यों ना हम भी सहयोग करें। हमने 21 लाख रुपए सीएम फंड में देने का निर्णय लिया। करीब 5 साल पहले आई सफलता, संघर्ष और बदलाव की सुनामी हरियाणा के इतिहास में पन्नों में सदा के लिए अमर हो चुकी है। शिक्षित पंचायतों का पहला कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अब सोच बदल चुकी है, बदलाव का आगाज हो चुका है। सादा जीवन, उच्च विचार, यही है हरियाणा की पहचान। सरकार ने राह दिखाई तो गांव की छोटी सरकार ने हौसला रखा। सफलता का मंजर आया तो प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आया। न रुके न थके इंद्रधनुषी मंजिल के मुसाफिर, जब मंजिल मिली तो फिर मिलने का मजा भी आया। सदा भवानी दाहिने हो प्यारा गौरी पूत गणेश, 5 देव रक्षा करे हो प्यारा ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसा मैं यो देश मेरा से हरा भरा हरियाणा, सीधे साधे लोग अड़े के तो दही का खाना बोलो राम राम राम। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मंच पर आमंत्रित करूं। सर, सामाजिक सरोकार परिवार एक सामाजिक संगठन ग्रामीण कलम करो मजबूत के अभियान को गांव में किस तरह से आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि आपने एक सोच के साथ शिक्षित पंचायतों का गठन किया, तो एक छोटा सा फीचर उनका कि किस तरह से जो सामाजिक सरोकार परिवार है वो ग्रामीण इलाके में कलम करो मजबूत के अभियान को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि शिक्षा बेहद ज़रूरी है। सामाजिक सरोकार परिवार एक ऐसी संस्था जो बरसों की मेहनत और परिश्रम करने वाले हजारों छात्रों को सही मार्गदर्शन देता है, जिन्होंने ठानी है गांव के परिवेश तक शिक्षा पहुंचाने की, हर बालक बालिका के मन मस्तिष्क की डिक्शनरी को ज्ञान के भंडार से परिपूर्ण करने की, खुली आंखों से देखे गए नन्हे नन्हे सपनों को सच्चाई में बदलने की। संस्था का मानना है कि ग्रामीण आंचल में अगर कलम मजबूत होगी तो आने वाला भविष्य सुनहरा होगा। गांव अगर प्रगति की राह पर चलेंगे तो राज्य बढ़ेंगे, और अगर राज्य बढ़ेगा तो देश तरक्की करेगा। सामाजिक सरोकार परिवार का इस युवा शक्ति के लिए यही संदेश है कि वो निडर बने, अपने आप में विश्वास रखे और कभी भी अपनी कथनी और करनी में फर्क ना आने दे। सिर्फ बातों के बादशाह ना बनकर कुछ करके दिखाने में विश्वास रखें। सामाजिक सरोकार परिवार का असली उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है। तभी हर साल ग्रामीण इलाकों के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है, ताकि आज सम्मानित हुए छात्रों को देखकर दूसरे छात्र भी अपना कल बेहतर कर सकें। इसी को लेकर जुलाना ब्लॉक के 38 गांव में भारत माता पुस्तकालय की शुरुआत की गई। हर कोशिश धीरे धीरे कर शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की है, ताकि ग्रामीण हरियाणा आधुनिक युग का गुरुकुल कहलाए। इतना ही नहीं, सामाजिक सरोकार परिवार आज के युवाओं को नशे से बचाने के लिए भी कई अभियान चला रहा है। उन्हें जागरूक कर उज्जवल भविष्य देने की कोशिश की जा रही है। हमने जो इसकी शुरुआत की है, इसकी किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी अच्छे काम की, और किसी भी पौधे की शुरुआत ही तो छोटी होती है, और उसे शुरू करने वाला ही तो चाहिए। फिर जो है उसका प्रयास करते रहो
तो ये जरूर एक ना एक दिन फल लाएगा। सामाजिक सरोकार परिवार की ओर से ग्रामीण हरियाणा में शिक्षा के रथ को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिसने शिक्षा की ऐसी लौ जलाई है जो आने वाले समय में अज्ञानता और अशिक्षा के अंधेरे को दूर करती रहेगी, और ये प्रयास निरंतर ऐसे ही जारी रहेगा। चलिए इसी के साथ में आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी टू कम ऑन द स्टेज, ताकि हम अपनी आज की शाम के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। सर एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे आज की शाम के मुख्य अतिथि और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने समय निकाला और हमारे बीच पंचायत शक्ति अवार्ड के इस कार्यक्रम और कॉन्क्लेव ऑन एवोल्यूशन ऑफ पंचायत। सर, आपके द्वारा बनाई गई पढ़ी लिखी पंचायत के पहले 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा, किस तरह से आप देखते? देखिए, हमारा एक सपना था कि हरियाणा का सर्वांगीण विकास, और यदि सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ना है तो शहरों के साथ गांव का सर्वांगीण विकास ये बहुत आवश्यक है। इसलिए पिछले 6 वर्ष में जिस प्रकार से गांव के विकास को हम आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे इस बात का संतोष है। भले ही जो हमने सोचा है उसमें भी कमी बहुत है, लेकिन काफ़ी हद तक हमने जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के नाते ग्रामीण क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति का स्तर, जीवन स्तर ऊंचा कैसे हो, जितने काम किए हैं उसके लिए मेरी संतुष्टि। एक बार चुनाव के मुहाने पर फिर से पंचायतें खड़ी हैं, बड़े बदलाव भी पंचायती राज में अब आपने किए हैं, महिलाओं को आरक्षण, वो राइट टू रिकॉल की बात, कुछ संशय भी है राइट टू रिकॉल को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रयोग हम पहली बार करने जा रहे हैं। राइट टू रिकॉल का हरियाणा में अभी कभी हुआ नहीं, लेकिन बहुत शिकायतें कई बार मिलती थी। कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके बारे में जनता, जिनका वो प्रतिनिधि बन करके आया है, उनकी इच्छा रहती थी कि हमने जो चुना है शायद ठीक नहीं चुना गया। कहीं भ्रष्टाचार की बात होती थी, कहीं व्यवहार की बात होती थी। हालांकि उसका जो प्रोसीजर है वो इतना आसान नहीं है। फिर भी हमने एक रास्ता दिया है लोगों को कि जिस प्रकार से आपने किसी एक पंचायत प्रतिनिधि को चुन करके भेजा है, आपको एक रास्ता दिया जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि इसको वापस बुलाना चाहिए तो उस प्रकार से उस पद्धति को अपना करके वापस बुलाया जा सके। अब ये जो कि एक प्रावधान बनाया गया है, जब ये प्रैक्टिकल इसका होगा उस समय इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या इसमें कठिनाइयाँ आएंगी, ये सारी बातें उसके बाद विचार किया जाएगा। तो यानी कुछ सरपंचों की, मेरी बहुत सारे सरपंचों से बात हुई, आज यहाँ चर्चा भी हुई, इनको लगता है कि दबाव बढ़ जाएगा, माहौल जो है वो गांव का खराब ना हो, इस तरह की। नहीं, बिल्कुल ठीक काम करने वाले के ऊपर कोई दबाव बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन यदि गलत काम कोई करेगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर दबाव बढ़ना ही चाहिए। दबाव बढ़ाने के लिए ही प्रावधान किया गया कि आप गलत काम न करें। आखिर समाज को ही अपने प्रतिनिधियों के ऊपर एक चेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ को दंड के सहारे ठीक करना वो संभव नहीं है। यदि समाज में चेतना जागृत होती है तो सब प्रतिनिधि, न केवल पंच सरपंच बल्कि ऊपर के भी सब प्रतिनिधि अपने आप उस दबाव के नीचे काम करते हैं। हालांकि अभी 5 साल के बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम में दोबारा से चुनाव करने का प्रावधान है, लेकिन कभी कभी 5 साल इतने लंबे दिखने लग जाते हैं कि उसमें जो जिस बात के लिए किसी चुनाव में प्रतिनिधि को चुना गया था उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले 1 साल किसी को कोई वापस बुलाने की बात नहीं है। 1 साल के बाद यदि वहाँ के गांव के सब लोगों को लगता है कि चुनाव में ये प्रतिनिधि ठीक काम नहीं कर रहा तो राइट टू रिकॉल का उपयोग वो करेंगे। किस विषय को लेकर अब अगले 5 साल काम करेंगे, ये
पंचायतें, आपने क्या सोचा है कि पंचायती राज को और किस तरह से मजबूत करें? आपने पढ़ी लिखी पंचायतें बना दी, ट्रांसपेरेंसी ला दी, डिजिटलाइजेशन की तरफ पंचायतों को बढ़ा दिया। एक छोटी सरकार, क्योंकि गांव की छोटी सरकार के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं और आप यहाँ बड़ी सरकार हैं, इनका ये कहना है कि 7 स्टार योजना आपने शुरुआत की थी, एक प्रतिस्पर्धा बढ़ी, एक इस तरह का एक मोटिवेशन पंचायतों को मिलता था, क्योंकि एक ऑनर भी मिलता था। वो जो स्कीमें इस साल नहीं हो पाई, उसे आगे चलते रहे। देखिए, हमने कई नए नए प्रावधान अभी इस वर्ष, ये जो दूसरी टर्म है इसमें भी किए हैं, और आने 4 वर्ष हैं ये हमारे इस टर्म के, उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र के कामों को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र का लाल डोरा, पहले कभी चर्चा होती थी लाल डोरा इसकी सीमा बढ़ा दी जाए और इसकी सीमा कम कर दी जाए या इसको ख़त्म कर दिया जाए। उसके ऊपर एक अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद मैंने कहा कि लाल डोरा के अंदर चूँकि गाँव के जो लोग हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती, और जब रजिस्ट्री नहीं हो पाती तो उसके अधिकृत मालिक को बन ही नहीं सकते। उसका कहीं ना कहीं अगर उनको उपयोग करना है, कोई लोन लेना है, कहीं और उपयोग करना है, या किसी को बेचना है, रजिस्ट्री के ऊपर बेच नहीं पाते थे, कीमत उसकी कम मिलती थी। अब हमने लाल डोरा को समाप्त करके और उनकी हर एक गाँव के जो प्रॉपर्टी है, जो मालिक हैं, उनकी पहली बार रजिस्ट्री अब हुई है। पहली बार रजिस्ट्रेशन, एक प्रकार का गाँव का हर व्यक्ति अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक बन गया, और अपना मालिक बनने के बाद उसको किसी भी ढंग से उपयोग कर सकता है, उसके ऊपर लोन लेना ले सकता है, उसको बेचना तो अच्छी कीमत उसको मिलेगी, आपसी झगड़े खत्म होंगे। और ये योजना इतनी अच्छी है जो हमने करनाल के सिरसी गांव से शुरू की थी, और आखिर में जब केंद्र सरकार के लोगों ने अध्ययन किया, प्रधानमंत्री जी को वो योजना बड़ी पसंद आई, और उन्होंने हमारी इस योजना को आज पूरे देश में सब प्रांतों में आह्वान किया है। 8 प्रांतों ने इस योजना को स्वामित्व योजना के नाम से स्वीकार किया है। 8 प्रांतों ने स्वीकार कर लिया। आज हमारे लगभग 300 गांव ऐसे हैं जिसके अंदर सबकी रजिस्ट्रियाँ बांटी जा चुकी हैं। 700 के लगभग गांव ऐसे हैं जिसका सर्वे ड्रोन द्वारा हो चुका है। सब 6500 गाँव के अंदर ये योजना अगले आने वाले 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर पूरी हो जाएगी। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में हम उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ डाल रहे हैं। क्या? आप अपने धन का बजट बनाइए, बजट बना करके जो काम करना साल से पहले, जैसे सरकारें, प्रदेश की सरकार बजट बनाती है, गांव है, पंचायत है, जिला परिषद की हमारी पंचायत है, ब्लॉक समिति है, इवन नगर पालिका है, नगर निगम, सबको कहा है अप्रैल के महीने में आपका बजट बन के आना चाहिए। मार्च का बजट अगले साल बना करके जितना फंड आपके पास अपना है, जितना सरकारों से आएगा, सबका साल में पहले ही अनुमान लगना चाहिए। साल भर में हम क्या काम कराएंगे, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं या पंचायत सदस्य हैं, जिला परिषद पार्षद हैं, उन सबकी भागीदारी उसमें होनी चाहिए। ये काम नया कर रहे हैं हमने। ग्रामीण क्षेत्र के लिए हर एक गाँव की वेबसाइट, उसका हमने ग्राम दर्शन ये चालू किया है, और ये कहा कि अब आपकी कोई भी आवश्यकता है, कोई डिमांड है, कोई भी शिकायत है, आपको किसी नेता के पीछे चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप अपना ग्राम दर्शन का पोर्टल खोलिए, उस गांव में डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर आपकी डिमांड है तो डिमांड लिखिए, समस्या है कोई समस्या लिखिए, जो भी लिखेंगे, और यहाँ विभाग जो हैं उनको समय समय पर उसको खोल करके, उसका अध्ययन करके उन कामों को अपने आप कराएंगे। तो ऐसा अब हर व्यक्ति को अपने गाँव से चल करके और किसी दफ्तर में जाना, चक्कर काटना, ये हमने बंद कर दिया। अब लोग इसका उपयोग करना शुरू करेंगे। तो इसी प्रकार से बहुत से ऐसे नए नए काम हैं। अभी जैसे पावर है, बिजली है, बिजली अभी 24 घंटे कुछ गांव में मिलती है, लगभग 4800 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली मिलती है। फिर भी अभी 1600 गांव ऐसे हैं जो 24 घंटे नहीं, कहीं 16 घंटे, कहीं 18 घंटे, कहीं 20 घंटे। आने वाले समय में जैसे हम 7 स्टार के पैरामीटर्स हर बार बदलते हैं, इस बार 7 स्टार के पैरामीटर्स में हम ये भी जोड़ेंगे कि क्या 24 घंटे की बिजली पर आए कि नहीं आए, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है, गांव के लोगों के हाथ में है। वो अपने सारे जितने एरियर्स हैं उसको ख़त्म करते हैं, समय पर बिल देना शुरू करते हैं, उनके यहाँ मीटर बाहर लग गए हैं, उनके यहाँ कुंडी कनेक्शन नहीं है, तो ये गाँव के लोग प्रयत्न करेंगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपनी जो और जानकारियाँ हैं, उन जानकारियों को कितना साझा करते हैं, किस प्रकार का बजट में अपना विकास का काम अपने सामने लेके आते हैं, कुछ बिंदु बदल करके ये हर वर्ष 7 स्टार की योजना में उत्तर बढ़ाते जाएंगे, ताकि एक एक कदम गांव आगे बढ़ता चला जाए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अब वक्त है उन पंचायतों को सम्मानित करने का जिन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में बेहद ही अच्छा काम किया।
तो आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब वाकई वो वक्त आ गया है जब हम सब लोग अवार्ड हासिल करेंगे उस काम के लिए जो काम हम पिछले 5 सालों से करते आए हैं। चलिए बिना ज़्यादा देर ना किए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो पैनलिस्ट थे सबसे पहले मैं उन्हीं को बुलाना चाहूँगी, श्री प्रदीप अहलावत जी झज्जर से। प्लीज़ सर आए मंच पर अपना अवार्ड लें। उससे पहले may I request श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी to join us on our stage, हमारा साथ दें। आइए सर। वक्त है उन लोगों को सम्मानित करने का जो हमारे साथ आज की चर्चा में रहे और उन पंचायतों को जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। एक हौसला अफजाई, एक कोशिश है हमारी। नेहा जी चलिए इसी के साथ अब फटाफट से मैं बुलाना चाहूँगी हमारे पैनलिस्ट जी को। सबसे पहले प्रदीप अहलावत जी झज्जर से जो कि हमारे बीच में मौजूद हैं। साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी शेर सिंह चौहान जी को वजीरपुर से, लखन सिंह जी को शिखोपुर से और उदय सिंह जी को कानपुर खुर्द से, रमेश कुमार सुराह से। तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए क्योंकि आखिरकार जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था वो आ ही गई। ठंड जरूर बढ़ गई है लेकिन आपकी तालियां इस माहौल में थोड़ा गर्म जरूर महसूस करवाएंगी। जो भी आप सभी माननीय लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अवार्ड लेके प्लीज सर उधर से ही निकल जाएं। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी सामाजिक सरोकार परिवार के वॉलंटियर्स को। आप सभी लोग, मैं एक एक करके नाम लूंगी, आप मंच पर जरूर आए। देवेंद्र जी, सन ऑफ तारा सुनील जी, चलिए सभी लोग आपसे रिक्वेस्ट है जी इकट्ठे। जुलाना ब्लॉक में भारत माता पुस्तकालय इन्होंने खोले और लगातार बच्चियों को जो है कि अवार्ड दे। जी जी सभी लोग मंच पर आए और तालियां बजती रहनी चाहिए। पवन कुमार जी, राम निवास जी, राम नरेश जी, पवन कुमार जी, राजवीर सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, जय भगवान जी, आशीष जी, करमवीर जी, योगी संजीव नाथ जी, जयपाल रामचंद्र जी, विनय फोगाट जी और ब्रिजवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और जोरदार तालियां हो जाए। और इसी के साथ ग्राम सचिवों को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। समय जरा कम है तो थोड़ा तेजी से आइएगा। जी हमारे कोरोना योद्धा अब मंच पर आए। ददलाना से, पानीपत से, चंदावली से, फरीदाबाद से जितने भी हमारे कोरोना योद्धा हैं प्लीज मंच पर थोड़ा जल्दी आएं। जाखोली से, सोनीपत से, बाल जाटान, पानीपत, सुताना पानीपत, भाटसा झज्जर, ये सभी लोग प्लीज मंच पर आए जिन जिन जगहों के मैं नाम ले रही हूं। समय जरा कम है, थोड़ा जल्दी आए। कानौर रोहतक से, आंवला रोहतक से, नगीना कैथल से, भाटसा चरखी दादरी से, नया गांव हिसार, घरौट पलवल, बड़ौली पलवल, रामगढ़ पलवल, इंद्री मेवात, सभी लोग प्लीज मंच पर थोड़ा तेजी से आए। ब्राह्मणवास रोहतक, मखडौली कलां रोहतक, बहबलपुर हिसार, खेड़ा सलीलपुर मेवात, और हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं हटी हैं किसी भी क्षेत्र में, तो महिलाओं को भी साथ में ही सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें महिला शक्ति होना बेहद जरूरी है। थोड़ा डिस्टेंस बना के खड़े होइए प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है।
और एक बार जहां पर महिलाओं का जिक्र हुआ है तो महिलाओं का नाम लेना भी बेहद जरूरी है। बोहली से पानीपत से, मचगढ़ से फरीदाबाद, नगर गोहाना, भाटसा झज्जर, कमोद से चरखी दादरी, जुगलान हिसार, नया गांव हिसार, ये वो तमाम जगहें हैं जहां पर महिलाओं ने अपना परचम बिखेरा है। जैनपुर पलवल, जनाचौली पलवल, जयसिंहपुर मेवात, ये वो तमाम जगहें हैं जहां पर महिलाएं बेबाकी से आगे आई और अपना हक नहीं मरने दिया, खुद की आवाज उठाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धीरे धीरे आते रहे और फटाफट से जाते रहे। और अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। कितनी बात फाइनल होगा भाई? देखिए आज ये जो एन फैक्टर जो आज ये पंचायत के अवार्ड्स का फंक्शन किया है, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। और इसी प्रकार के जो भी लोग अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको मान्यता प्राप्त होती रहे, उनका भी उत्साह बढ़ता है। और जो बाकी आसपास देखने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, उन सबको भी उत्साह मिलता है ताकि कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में वो भी आगे आए और अगली बार उनको भी मंच पर आकर के इस प्रकार का कोई अवार्ड लेने का मौका मिले। ऐसे इस अवार्ड सेरेमनी का जो आयोजन किया है, इसके लिए मैं हमारी नवजोत संधू, इनके प्रयत्नों से सब हुआ और भी जो इनकी टीम है उस सारी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार के कार्यक्रम आगे भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम एनफैक्टर मीडिया टीम आपके लिए और श्री ओमप्रकाश धनखड़ जी के लिए हमारी तरफ से, एनफैक्टर टीम की तरफ से जल्दी से एनफैक्टर टीम के लोग प्लीज मंच पर आ जाएं ताकि हम धन्यवाद कर सकें हमारे आज के मुख्य अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री ओमप्रकाश धनखड़ जी का और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का फॉर टेकिंग आउट देयर टाइम, अपना कीमती समय जो उन्होंने आज हमारे लिए दिया। एनफैक्टर टीम प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर एक रिक्वेस्ट है मेरी, आज हमारे यहाँ डिबेट हुई तो आपने तो देखा ही है कि कितनी महिलाएं थी। मैं ये चाहती हूँ कि नवजोत जी से भी मेरी ये प्रार्थना है कि वो एक ऐसी पंचायत, महापंचायत महिलाओं की ऑर्गेनाइज करें और उसके मुख्य अतिथि आप ही रहें। आप दोनों से मेरी ये बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है सर। मैं आपको हमारे शीट छोटी महिलाओं के लिए आपने इतना किया, प्लीज आप मैं नवजोत सिंह सिद्धू मैम का बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मैम का, जिन्होंने हम छोटी सरकार को इतनी बड़ी सरकार के सामने रखा, हमारी शिकायतों को सुना और हमारे को सीएम साहब से मिलाने का मौका दिया। धन्यवाद। और इसी के साथ कई लोगों के अवार्ड्स अगर मिसप्लेस हो गए हैं या फिर नाम गलत आ गया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे स्टेज से राइट साइड पे आके आप अपने अवार्ड जो है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं।